आइए, हम लोगों ने जो है वो फेमा देखना शुरू किया था। हमने फेमा में बड़े सारे एस्पेक्ट को डिस्कस किया। हमने जब फेमा की शुरुआत की तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि फेमा के 5 जो है वो पिलर हैं। जिस 5 पिलर में हमारा एक है पीआरआई, पीआरओआई, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और ऑथराइज पर्सन। हमने यहाँ डिस्कस भी किया था कि चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कोई भी जो है वो कंपनी हो, चाहे वो कोई ब्रांच ऑफिस हो, कोई भी क्यों ना हो, या तो उसका स्टेटस क्या होगा, पीआरआई का, और या क्या होगा, पीआरओआई का होगा। ये पीआरआई और ये पीआरओआई जिस भी तरह के ट्रांजेक्शन को करेंगे उस ट्रांजेक्शन को या तो हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन या क्या कहेंगे, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। जो इनके लिए अलाउड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है उन्हीं को ये कर सकते हैं। कौन? चाहे वो पीआरआई हो या पीआरओआई, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर क्या हो, कंपनी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो। जो अलाउड है उनके लिए ये जो फॉरेक्स लाएंगे वो कहां से लाएंगे, ऑथराइज पर्सन से। हम लोगों ने इनके पांचों विंग को पढ़ लिया था और इन पांचों विंग को पढ़ने का मतलब क्या है कि हमने जो है पीआरआई इंडिविजुअल, फिर हमने जो है वो पीआरआई पीआरओआई जो है वो कंपनी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, और फिर हमने ऑथराइज पर्सन को भी देख लिया था। और इन चीजों को देखने के बाद हम पहुंचे थे रेगुलेशन पे। ये रेगुलेशन क्या है? जो हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पढ़ा है पीआरआई कर सकता है, हमने जो पढ़ा है कि पीआरओआई कर सकता है, आखिर कैसे करे, क्या उसके लिए कहीं किसी तरह का रूल रेगुलेशन है? तब हमने यहाँ पे रेगुलेशन पढ़ना शुरू किया और ये रेगुलेशन है आपके उन्हीं चीजों के लिए जो आप अलाउड है, उसको कैसे करेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक आसान तरीका निकाला और वो आसान तरीका बेसिकली ये था कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें कहा गया कि किसी भी काम को करने के लिए या तो पहले परमिशन लीजिए और या फिर करने के बाद क्या कीजिए, इंटीमेशन दे दीजिए। जिसको प्रायर अप्रूवल कहते हैं वो हमारा हो गया स्पेशल परमिशन, और जो कहते हैं कि इंटीमेशन दे देना वो क्या कहलाता है, जनरल परमिशन। तो चाहे वो प्रायर परमिशन रहे या फिर क्या रहे, इंटीमेशन रहे, यानी कि चाहे वो आपका स्पेशल परमिशन रहे चाहे वो जनरल परमिशन रहे, यही तो चाहिए रहेगा। हमने कहा था कि जिस रेगुलेशन में जो कम रहेगा वो हम पढ़ लेंगे और उसके अलावा कोई सिचुएशन आएगा तो क्या कह देंगे, उसका उल्टा वाला। हमने ब्रांच ऑफिस के केस में पढ़ लिया था, इसमें एक स्पेशल परमिशन और एक जनरल परमिशन। स्पेशल परमिशन के केस में हमने क्या कहा कि भाई अगर कोई ब्रांच ऑफिस इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहता है, कोई पीआरओआई कर सकता है, किससे परमिशन ले, आरबीआई से परमिशन ले, और जब परमिशन ले लेगा तो जमीन एक्वायर करेगा, तब वहां पे जो है ऑफिस लगाएगा, इक्विपमेंट लेगा, ऐसा करने के बाद इंटीमेशन दे दे, दिस इज कॉल्ड जनरल परमिशन। लेकिन एक अठन्नी भी वहां से तब ले जाए जब वहां के सारे चीजों को क्या कर लिया हो, फुलफिल कर लिया हो। और वहां के सारे चीजों को फुलफिल करने का क्या मतलब है, वहां के सारे चीजों को फुलफिल करने का मतलब है कि जब आप यहाँ के सारे टैक्स, यहाँ के सारे ड्यूज, सारा सैलरी सब कुछ पे कर देते हैं तो लेकर के जाइए। फिर हमने रियलाइजेशन, रिपैट्रिएशन एंड सरेंडर ऑफ फॉरेक्स पढ़ा था। मैंने आपको इन तीनों का मतलब समझाया था और बताया था कि किस तरीके से इसको सरेंडर करना रहेगा, कितने दिनों के भीतर किसको करना रहेगा, चाहे वो इंडिविजुअल रहे, चाहे वो आपका अदर देन क्या रहे, इंडिविजुअल रहे, चाहे वो जो है वो बिजनेस के लिए कर रहा हो, चाहे जिस भी पर्पस के लिए कर रहा हो, ये हमने देख लिया था। चलिए, इसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई पीआरआई है और वो क्या करता है, अगर वो जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, कहां पे, आउटसाइड इंडिया, क्या अलाउ है? हाँ जी। कहा कि इन सिचुएशन में क्या करे, जनरल परमिशन, बाकी सारे केसेस में क्या चाहिए, स्पेशल परमिशन। ऐसा इसीलिए कि अगर वो ऐसा करेगा तो इंडिया से बाहर क्या होगा, इंडिया से बाहर फॉरेक्स जाएगा, और हमने बड़े दुष्टापूर्ण तरीके से फेमा बनाया हुआ है। फिर हमने देखा था कि अगर कोई पीआरओआई है, अगर वो इंडिया में जो है वो कोई भी जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता है तो यहां हमने देखा था कि मैक्सिमम केसेस में स्पेशल परमिशन, ठीक है फॉरेक्स आएगा लेकिन स्पेशल परमिशन इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका इस्तेमाल क्या हो रहा हो, गलत तरीके से हो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बंदा आए जो है वो थोड़ा थोड़ा जमीन ले, अब पता चले हमें ही गुलाम बना डाले। इसलिए इन्होंने कहा कि ये सीवियर इन नेचर है तो क्या चाहिए, ज्यादातर केसेस में
स्पेशल परमिशन हमने देखा था कि वो कौन कौन से सिचुएशन है जिसमें क्या चाहिए, जनरल परमिशन। फिर हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये डिस्कस किया कि अगर इंडिया के बाहर से पैसा आ रहा है तो इसके दो तरीके हैं, एफडीआई और एफआईआई। चलिए अब यहां से जानना शुरू करते हैं कि कैसे जो है ये पैसे आते हैं और एफडीआई क्या है और एफआईआई क्या है। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया, यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया में पैसे आने के दो तरीके। एक, इंडिया के बाहर के जो लोग हैं वो इंडियन कंपनी के शेयर ले ले। कैसे शेयर ले ले? अगर आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ना हो, डिपॉजिटरी सिस्टम वगैरह बताया था, जिसके जरिए कोई भी जो है डीमेट अकाउंट ओपन करके इंडियन मार्केट में, जैसे हम और आप, कितनी बार हम लोगों ने टर्मिनल भी देखा है, तो जैसे हम और आप शेयर ले सकते हैं वैसे ही जो है इंडिया के बाहर वाले भी शेयर ले सकते हैं। वो कहलाएंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। याद रखिए, कंपनी में इन्वेस्टमेंट दोनों कर रहा है, एफडीआई भी कर रहा है, एफआईआई भी कर रहा है। अंतर क्या है? कहा कि अगर कोई बिजनेस करने के लिए करे तो वो कहलाता है एफडीआई, और अगर कहीं कोई जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए तो कहलाता है एफआईआई। आप कहेंगे नहीं सर, थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, तो ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि कोई कंपनी है और वो कंपनी है एक बाटा। बाटा कंपनी का शेयर इंडिया के बाहर के कोई जो है वो इंस्टीट्यूशन परचेज करते हैं, तो वो परचेज कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज में जिस रेट पे शेयर का प्राइस चल रहा है, अनेकों बार मैंने टर्मिनल दिखाया, इफ यू रिमेंबर, याद है? उन्होंने जो है वो शेयर का प्राइस देखा, शेयर का प्राइस देखा, देखने के बाद क्या किया? देखने के बाद उस प्राइस पे बाय कर लिया। उनके पास बाटा कंपनी के क्या आ गए? मान लीजिए कि 1000 शेयर आ गए, और ये शेयर उन्होंने 100 रुपए के रेट से खरीदा है। कितने शेयर? 1000 इक्विटी शेयर। किस रेट से? 100 के रेट से खरीदा है। अब अगर ऐसा किया है तो उनके पास जो शेयर्स आए हैं वो कितने में आए हैं? 100 रुपीज में आए हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, कल के डेट में इसका प्राइस हो गया 120। अगर इसका प्राइस 120 हो गया तो ऐसे केस में क्या होगा? वो मार्केट में फटाक से बेच लेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो उनको कितने पैसे आएंगे? यानी कि 20 रुपए पर शेयर का मुनाफा। तो देखिए, शेयर्स खरीदा भी और क्या कर लिया? बेच लिया। हो सकता है सेम ही डे बेच ले, 2 ही घंटे के बाद बेच ले, 3 दिन बाद बेचें या 1 साल बाद बेचें, उनकी मर्जी। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहां पे आप बाटा कंपनी की मदद नहीं कर रहे, बाटा कंपनी के मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कोई टेक्नोलॉजी किसी तरह से मदद नहीं करे, बस पैसे लगाया, भगवान भगवान कर रहे हैं, या जिस भी धर्म को मानते हैं कि भाई शेयर्स के प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, और आपने बेच दिया। हम और आप भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये कहलाता है, जहां पे हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना है, फंड को डाइवर्सिफाई करके लगाना है, और जब प्राइस बढ़ जाए तो क्या कर लेना? बेच देना है। यही हमारा पर्पस है। कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये जो करता है ये कहलाता है एफआईआई। अंतर इतना ही कि करने वाला कौन है? इंडिया से बाहर है। दूसरा तरीका, हम और आप बिजनेस शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि पिंक जो है वो अननोन कलर के साथ मिलकर के क्या शुरू करते हैं? बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों ने बिजनेस शुरू किया, दोनों ने जो है किसी कंपनी के 50-50% शेयर ले लिए और बिजनेस शुरू किया। एक जो है वो टेक्नोलॉजिकली मदद करते हैं, दूसरा मार्केटिंग को हेड कर रहे हैं। अब जरा देखिए, इनका इरादा यहां पे बिजनेस करने का है, ना कि प्रॉफिट का। ये इरादा नहीं है कि इस कंपनी के जो मेरे पास शेयर्स है ना 50% जो मान लीजिए हजार शेयर हैं, कि कल को इसके प्राइस जो है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, तो हम इसे क्या करेंगे? बेच देंगे। कहा कि हमारा ये इरादा नहीं है। इनका इरादा क्या है? कल को ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी, कंपनी जब प्रॉफिट में आई तो कंपनी ने जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर किया, और कंपनी ने मान लीजिए ₹1,00,000 का जो है वो क्या दिया? ₹2,00,000 का क्या दिया? डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया। अब ये 2 लाख कितने में बटेंगे? इन्हीं दो लोगों में बटेंगे, 2000 शेयर्स के बीच में बटेंगे। तो 2000 शेयर से आपने इसको डिवाइड कर दिया, कितने हो गए? इसका मतलब है कि जिसके जिसके पास जो है वो कंपनी के कितने शेयर हैं, यानी जिसके भी पास यही 2000 ही है ना, ये ज्यादा जीरो तो मैंने नहीं डाल दिया, ठीक है? तो 1 2 3 उड़ा 100,
तो कह रहे हैं कि जिसके पास भी कंपनी के एक शेयर है उसको कितने रुपए मिलेंगे? 100। तो इनके पास जो है वो कितना है? 1000। तो इनको भी मिल गया 1 लाख रुपया पिंक को और 1 लाख अननोन कलर को। शेयर्स एज इट इज इनके पास है। जबकि शेयर्स के वैल्यू जब इन्होंने जो है वो पैसे लगाए, शेयर्स का जो वैल्यू था वो मान लीजिए 100 था, अब 110 है, लेकिन इनका इरादा बेचने का नहीं था। इनको जो आया है वो कैसे आया है? बिजनेस करने से आया है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। ये था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और ये क्या था? स्ट्रैटेजिक। ठीक इसी तरह से इंडिया के बाहर से इस बार यही बिजनेस हो रहा है। रिबॉक कंपनी कहती है बाटा कंपनी को कि चलो दोनों मिलकर के जो है वो बिजनेस करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एफडीआई पे पूरा एक चैप्टर ही है, लेकिन अभी इतना आपको समझना पड़ेगा तब वो बातें समझ में आएगी। कहा कि रिबॉक कंपनी जो हमारा है, उस रिबॉक कंपनी ने बाटा कंपनी को कहा कि चलो दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। कहा क्यों भाई? मेरा बिजनेस अलग है, आपका अलग है, आप स्पोर्ट्स शू बनाते हो, मुझे लेदर शूज में एक्सपर्टीज है। कहा तभी तो दोनों मिलके करते हैं। आपके पास मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है बाटा के पास। आप देख लीजिए, कोई भी आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या दिखेगा? बाटा का छोटा सा शोरूम जरूर दिख जाएगा, बहुत छोटा सा भी हो, लेकिन हर जगह रिबॉक का नहीं दिखेगा। रिबॉक थोड़े बड़े शहरों में रिबॉक का शोरूम होता है। तो रिबॉक ने कहा कि तुरंत मेरा रीच जो है वो इंडिया के हर जगह तक हो जाएगा। कहा कि मार्केटिंग आप और टेक्नोलॉजी, स्टिचिंग, ये हम उसी क्वालिटी का शूज आपके साथ मिलकर बनाएंगे। अब इस बिजनेस में मान लीजिए कि टोटल जो है वो इस बिजनेस में लग रहा है 10 करोड़। कितना लग रहा है? 10 करोड़। बाटा और रिबॉक इन दोनों ने मिलकर के जो है ज्वाइंट वेंचर बनाया। इसमें 5 करोड़ इसने दे दिया और 5 करोड़ इसने दे दिया। ऐसे में देने पे दोनों को शेयर्स मिलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे सेकेंडरी मार्केट से ले रहे थे वैसे ही, लेकिन कंपनी इशू करेगी। इस बार दोनों के पास शेयर, और मान लीजिए कि एक शेयर की कीमत 10 रुपया, तो इनके पास भी कितने हो जाएंगे? 50 लाख इक्विटी शेयर, और इसके भी पास कितने? 50 लाख इक्विटी शेयर। लेकिन इस बार रिबॉक कंपनी ये नहीं देख रही है कि भाई 100 से जो है वो प्राइस कितना होगा? 120, या प्राइस अगर मान लीजिए कि 10 रुपए का है तो 10 से 12 होगा तो बेच देंगे। नहीं, दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने के बाद पूरे साल के अंत में अगर मान लीजिए कि कंपनी को प्रॉफिट होता है, और मान लीजिए कि प्रॉफिट होता है 1 करोड़ का, तो अब ये 1 करोड़ दोनों में बटेगा क्योंकि दोनों को डिविडेंड मिलेगा। सब कुछ बांटने के बाद, सारे खर्चे हटाने के बाद, कहा 50 लाख इसके और 50 लाख किसके हो गए? रिबॉक कंपनी के। ये दोनों में क्या हो गया? बट गया। कहा ये कहलाया स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाया? जब आप बिजनेस करने के लिए करते, जबकि देखिए दोनों ही केस में शेयर्स मिल रहा है। इस केस में भी आपको क्या मिला? शेयर्स मिला, और इस केस में भी क्या मिला? अंतर क्या है? यहां पे जो है आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करें, जहां इरादा सिर्फ और सिर्फ है कि प्राइस बढ़े शेयर्स का और हम उसे बेच के मुनाफा कमाएं। यहां पे इरादा ये नहीं, यहां पे कि बिजनेस खूब बड़ा हो और उससे बिजनेस को खूब पैसा है और हमें क्या मिले? डिविडेंड मिले, रिटर्न मिले, जैसे लोग बिजनेस करते हैं। अब यहां पे आइए, यही है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बस अंतर इतना ही है कि पैसा कहां से आ रहा है? इंडिया के बाहर से आ रहा है। क्या करने के लिए? इंडिया में स्ट्रैटेजिक बिजनेस करने के लिए, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया की बाहर की कंपनी इंडिया में बिजनेस करना चाह रही, तभी तो आप सुनते होंगे मोदी जी या बाकी लोग जाते और कहते हैं हम एफडीआई लेकर के आएंगे। उससे होगा क्या? अगर इंडिया में कोई बिजनेस शुरू होगा, एक तो फॉरेक्स आएगा, दूसरा क्या जनरेट होगा? इंप्लॉयमेंट जो है हमारा जनरेट होगा। आइए, एफआईआई कहा कि ये क्या करते हैं भाई? कहा कोई बात नहीं, आने देते, और इनके कारण ही मार्केट में सबसे ज्यादा मतलब कहिए बाउंस और सबसे ज्यादा डीप आता है। जो आप सुनते इतने पॉइंट गिर गया। जैसे ही ये बड़े डरपोक किस्म के होते हैं, जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज आना शुरू होगा, फटाक से अपने शेयर्स को क्या करना शुरू करते हैं? बेचना शुरू करते हैं, और कहते हैं कि शेयर्स बेचो और यहां से निकलो, क्योंकि यहां की स्थिति क्या है? खराब है, यहां की स्थिति ठीक नहीं है। यही जब ज्यादा बेचने लगते, क्योंकि बहुत पैसे लगाए रहते हैं एक एक कंपनी में, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा बिकना शुरू होगा तो क्या होगा? हमारा मार्केट डाउन, उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस कम हो जाएंगे। और ओवरऑल इन्होंने तो बड़े सारे कंपनी में लगाए हुए हैं, तो जब इनकी नीयत जो है वो बेचने की आती है तो मार्केट गिरना शुरू। यही कुछ अच्छा न्यूज आता है तो ये दनादन इंडियन मार्केट में लगाना शुरू। दूसरा, इनके कंट्री में जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है
तो भी ये यहां लगाना शुरू कर देते हैं। इनके कंट्री में इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर जो है यहां से हटना शुरू हो जाते हैं। ये एफडीआई जो है वो कैसे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए। कहा कौन कौन से लोग हैं जो क्या है, एलिजिबल है एफडीआई के लिए, यानी कि हु कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। ये सब छोटे छोटे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। कहा ए नॉन रेसिडेंट इंटिटी एंड एनआरआई, ये कर सकता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट किस रूट से, और एफडीआई रूट इसीलिए क्योंकि बताया जाएगा कि कब ये इंडिया में बिजनेस करने के लिए आएंगे तो इनको परमिशन लेना पड़ेगा, कब परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि कब बहुत सीरियस परमिशन, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना है। इसी में हम पढ़ेंगे ऑटोमेटिक रूट और नॉन ऑटोमेटिक रूट। जब आप इसके प्रिंटेड नोट्स पे आएंगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी भी करेंगे लेकिन इसके बाद भी एक पूरा चैप्टर ही इस पे है। कह रहे हैं कि ये जब इंडिया में आते हैं तो इंडिया में जब ये आते हैं तो ये भी तो परमिशन लेंगे। कहा कुछ ऐसे सिचुएशन जहां इनको परमिशन लेने की जरूरत, अब वो क्या क्या रहेगा, हमारे वैसे एरियाज होंगे जहां पे हमें पैसे की जरूरत है, जहां पे हमारे देश में लोग नहीं है अवेलेबल, यह वैसा बिजनेस जिसको ये लेकर के तुरंत ना बाहर जा सके, उन जगहों पे हम इनको बोलेंगे कि ज्यादा कुछ परमिशन की जरूरत नहीं, आप क्या आ जाओ इंडिया में आ जाओ। लेकिन कुछ ऐसे जगह जहां बोलेंगे पहले क्या करो, हमसे परमिशन लो फिर करो। तो इसी को जिसको हम स्पेशल और जनरल परमिशन कहते थे, एफडीआई के केस में हम लोग उसी को कह देते हैं ऑटोमेटिक रूट और नॉन ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है जनरल परमिशन, और नॉन ऑटोमेटिक या अप्रूवल रूट या गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या हो गया, प्रायर परमिशन, यानी कि स्पेशल परमिशन, नाम बस इन्होंने बदला है। एनआरआई रेसिडेंट इन नेपाल भूटान एंड सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान, ये भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब है वैसी कंपनी जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेक किसका हो, एनआरआई का हो। किसका, इंडिया के बाहर की कंपनी, और उसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स कौन लिए हुए हो, एनआरआई लिए हुए हो। एक कंपनी ट्रस्ट एंड फर्म इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, या कोई भी और कंपनी ट्रस्ट हो। एफआईआई एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनको इसीलिए ऐसे रखा क्योंकि पैसे आ रहे हैं, और ये जो पैसे लगाते हैं जैसे ये पोर्टफोलियो में लगाते हैं, हम इनको किस कैटेगरी में रख देते हैं, एफआईआई में। अभी तो हमने कहा कि ये सारे लोग इंडिया से के बाहर के लोग इंडिया में पैसा लगाने के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो इनमें से कुछ लोग स्ट्रैटेजी में करते हैं और कुछ किस में करते हैं, कुछ का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट होता है और कुछ का क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। दोनों को ये एफडीआई में रहते हैं, लेकिन जब बहुत टेक्निकली आप चलिएगा तो एफडीआई में दोनों आया, लेकिन जैसे ही वो पोर्टफोलियो की तरफ गया उसके लिए हमने कौन सा ब्रांच बना दिया, एफआईआई कह दिया, जो क्या करते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉरेन वेंचर कैपिटल, इन सब से इंडिया के बाहर से क्या आ सकता है, पैसा आ सकता है। अब कह रहे हैं कि इसमें 2 रूट है, कौन सा, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। इसी को जो है वो ऑटोमेटिक को जो है, या जनरल जो हमारा गवर्नमेंट रूट है, इसी को जो है दूसरे शब्दों में क्या कह देते हैं, नॉन ऑटोमेटिक रूट भी कह देते हैं। इसी को अप्रूवल रूट भी कह देते हैं। ये सब नाम है। तो देखिए एफडीआई इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट, यानी कि क्या, विदाउट व्हाट, किससे नहीं लेना है भाई, गवर्नमेंट से नहीं लेना है, आरबीआई से नहीं लेना है, मतलब किसी भी तरीके के अथॉरिटी से लेने की जरूरत नहीं है। एज स्पेसिफाइड इन कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी, लिखा हुआ है एफडीआई पॉलिसी में, ये बताया हुआ है कि किन किन जो है वो चीज में अगर ये आएंगे तो इनको जो है वो परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कहलाता है कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी कहलाता है। गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या हो गया, कहते हैं गवर्नमेंट रूट का मतलब है कि लगा तो सकते हैं, बस करना क्या पड़ेगा, नॉट कवर्ड अंडर ऑटोमेटिक, जो जो यहां पे अलाउ नहीं है वो सब किस में आ गया। अब इसी में हमारा बिजनेस दिया हुआ कि कौन कौन से बिजनेस है ऑटोमेटिक में। दूसरा, किस तरीके से लगाया जाएगा वो कंडीशन दिया हुआ है। अगर उसमें आप नहीं फॉलो कीजिएगा तो किस में आ जाइएगा, आप आ जाइएगा गवर्नमेंट रूट में, परमिशन लीजिए और फिर कीजिए। ऑटोमेटिक रूट में दिया हुआ कि इस बिजनेस में इतना अमाउंट तक और इन लोगों के द्वारा लगाया जाए तो परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर, इसका मतलब है इन चीजों में जो है वो एफडीआई पैसे। अब आपको ये मैंने कहीं बताया था लेकिन बोलना नहीं है, एकदम मुंह बंद रखेंगे और रिकॉल करेंगे कि इसी से रिलेटेड मैंने चीजों को बताया था और ये दोनों जगह होना जरूरी था, नहीं तो फिर ये मिसमैच करता। अब आपको बताना है कि ये मैंने कहां बताया था आपको। इसमें जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। आपको बताना है किस पॉलिसी और किस जगह मैंने बताया था। समय 30 सेकेंड सोचने के लिए, जिसको याद आ जाए बस हाथ उठाएंगे। चलिए समय शुरू होता है अब। जिसको याद आएगा हाथ उठाएंगे। जिनके हाथ नहीं उठे हैं उनको वेंसडे की क्लास में बैठने तो नहीं दूंगा, ये एकदम तय है। तो नाक पे, कान में, जैसे भी हो, नहीं लोग ऐसे करते तो याद आता है, या सर पे हथौड़ा मार के रिकॉल कीजिए। दुबले पतले, हाँ जी, बताएं। हम्म, अच्छा, कौन उनके सबसे नजदीक है? आप ही एक चेयर फेंक दीजिए। मैंने कहा कि यही चीज मैंने कहीं बताया है आपको, यही लिस्ट जो दिया हुआ है किसी रूल रेगुलेशन में। बताइए ब्लैक। हाँ, प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर पीआरओआई, याद आया वो लिस्ट? आप मुझे बताइए क्या उस लिस्ट से इसको मैच नहीं करना चाहिए ना? हु इज एफडीआई, अभी तो इतना कहानी समझाया कि वो लोग जो इंडिया के बाहर से इंडिया में क्या कर रहे हैं, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस वो क्या होंगे? पीआरओआई। आप देखिए ना, यही सारे लोग हैं ना इन्वेस्टमेंट करने वाले। तो इंडिविजुअल है तो भी हमें पता है, एनआरआई ये सब तो इंडिविजुअल हुए ना। तो इंडिविजुअल भी पीआरआई होगा या पीआरओआई? इंडिया से बाहर ही तो रह रहा है, तो पीआरओआई हो गया। कंपनी ट्रस्ट नहीं पढ़ा है हमने? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया क्या कहलाता है? तो जो हमने पढ़ा था प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर किसके लिए, तो आपको नहीं लगता है वो यहां पे प्रोहिबिटेड के लिस्ट में होना चाहिए? नहीं तो दोनों तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एक में आपने ये कह दिया, एक में आपने क्या कह दिया, ये कह दिया। तो क्या दोबारा बताऊं इसको? लॉटरी बिजनेस याद है, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, टीडीआर, रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ, याद कीजिए उसमें बता दिया था कि इसमें अलाउड है लेकिन सिर्फ क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ। और रियल एस्टेट बिजनेस का मतलब भी समझा दिया था कि भाई टाउनशिप वगैरह डेवलप करे उसमें कर सकते हैं, जमीन खरीदने नहीं देंगे। और तो कंस्ट्रक्ट करने फार्म हाउस क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर में इनको क्या किया हुआ है, मना किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, सिगार, सिगरेट, टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट। और एक्टिविटीज सेक्टर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, या कोई भी और जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट है। आप खुद सोचिए, सेक्टर का मतलब ध्यान से समझिएगा, एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। बट दिस इज नॉट द पब्लिक कंपनी, दिस इज नॉट द प्राइवेट कंपनी। कंपनी लॉ में आपने बड़ी डिटेल में इन चीजों को पढ़ा होगा। अगर कोई ऐसा सेक्टर है, कोई ऐसे बिजनेस है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट आ सकती है, तो दिस इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है कि जिसमें बाकी लोग भी आ सकते हैं, टाटा, रिलायंस, ये सब आ सकते हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रहेंगे वो क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर। जैसे आपका रेलवे, डीएमआरसी नहीं, भारतीय रेल। जैसे आपका न्यूक्लियर, आपका जो है वो एनर्जी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन रहेंगे, दो ऐसे हमारे एरिया है, लिखा हुआ है आपके आईडीआरए में, ये लिखा हुआ है एनेक्सर 1 आइटम में, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन रहेंगे, गवर्नमेंट रहेंगे। कह रहे हैं कि कोई ऐसा चीज जो ओपन ही नहीं है, किसके लिए, प्राइवेट से। इसका मतलब हमारे अपने देश के लोग नहीं कर सकते, सिर्फ कौन करेंगे उसे, गवर्नमेंट करेंगे। तो ऐसे में क्या इंडिया के बाहर वाले उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं। क्लियर है? अब देखिए,
कंडीशन ऑफ एफडीआई इन मेजर सेक्टर, कह रहे हैं कि इन एरियाज में, सेक्टर तो बड़े सारे हैं, इंडस्ट्री तो बड़े सारे हैं, लेकिन इन इंडस्ट्रीज में, इन बिजनेसेस में जब वो आएंगे तो उसके लिए क्या दिया हुआ है, कंडीशन। इसका मतलब क्या बाकी के लिए कंडीशन नहीं है? है, आपके कोर्स में इन्हीं के बारे में दिया हुआ है। जितने सेक्टर हैं जिसमें जिसमें वो अलाउ है सबके लिए कंडीशन है, लेकिन आपके लिए इतने सारे ही हैं। और ये सब हम लोग इंडिविजुअली कब पढ़ेंगे? जब हम लोग आएंगे किसमें? अपने प्रिंटेड नोट्स पे। अभी बस ये बता रहा हूं कि एफडीआई इन ई कॉमर्स एक्टिविटीज, ई कॉमर्स हमें पता है, यही जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब है। अब देखेंगे ना इसको लेकर के क्या नियम वगैरह है। एफडीआई इन सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग, जहां पे एक ही दुकान में एक ही तरह के सामान, जैसे रिबॉक का शोरूम, रिबॉक की ही चीज, पूमा का शोरूम, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जहां पे आप जाइए तो पूमा का भी सामान मिलेगा। इसका तो ये नहीं कि वो अनऑथराइज है, आपको बाकियों का भी क्या मिलेगा, वहां सामान मिलेगा। एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग का मतलब वैसा दुकान जहां पे एक से ज्यादा क्या रहेगा, ब्रांड। हम एफडीआई के बारे में बात कर रहे हैं कि एफडीआई जो है वो किन किन एक्टिविटीज में, ई कॉमर्स में हो सकता है। अगर कोई एक कंपनी का जो है वो एक ब्रांड का चीज बेचना है तो उसमें भी एफडीआई आ सकता है। अगर मल्टीपल बेचना है एक ही दुकान के जरिए तो भी उसमें हो सकता है। एफडीआई इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सिक्योरिटाइजेशन जब पता होगा तो बहुत डिटेल में जानिएगा। एफडीआई इन व्हाट, इंश्योरेंस, उसमें भी हो सकते हैं। और आज आप देख लीजिए मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी में, मैक्सिमम इंश्योरेंस में एफडीआई शामिल है अगर आप देखेंगे। लेकिन आप कोई भी ऐसा इंश्योरेंस जो है वो बिजनेस या कंपनी का नाम बता दीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया से बाहर के हैं, जबकि ऐसे बड़े सारे बिजनेस में जहां पे अकेला इंडिया से बाहर के पर्सन काम कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस में नहीं, क्योंकि इसमें हम बता देते हैं कि कितना का कैप है। क्या है? कैप इज कॉल्ड मैक्सिमम लिमिट। और इंश्योरेंस में हमने 100% जो है वो आजादी नहीं दी है। 100% का मतलब है कि वो बिजनेस अकेला एफडीआई कर सकता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमने 100% एफडीआई अलाउ किया हुआ है कि कोई अगर इंडिया के बाहर का है और वो इंडिया में आकर के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस करना चाहे तो किसी को साथ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू करेगा तो 100% अलाउड नहीं है। इसका मतलब उस कंपनी में उसका 100% शेयर नहीं हो सकता है, किसी न किसी इंडियन पार्टनर को मिलाना पड़ेगा। तभी आप सुनते मैक्स वुपा, आईसीआईसीआई लुम्बार्ड, अपोलो म्यूनिस, एक इंडियन कंपनी रहेगा, एक सबके साथ बाहर की कंपनी। हाँ, इंडियन कंपनी अकेले कर सकती, जैसे स्टार, इंडियन कंपनी अकेले कर रही है, लेकिन कोई भी बाहर वाली जो है वो इंडिया में इंश्योरेंस के बिजनेस में अकेले नहीं आ सकता। कहा कि ये तो था कि जब इंडिया के बाहर वाले इंडिया में आना चाह रहे तो करेंगे डिटेल में बात। कह रहे कि अब हम लोग इंडिया से बाहर जाकर के धूम मचाना चाह रहे हैं। कहा मतलब क्या है? कहा कि कोई इंडियन कंपनी इंडिया से बाहर जाकर के अगर बिजनेस करना चाहे तो, कहा मोस्ट वेलकम। कोई भी इंडियन कंपनी इंडिया से बाहर जाकर के क्या कर सकती है? बिजनेस कर सकती है। कहा कैसे? कहा कि इन कंडीशंस को फुलफिल करके, यानी इसको कहते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? इसका मतलब कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इंडियन एंटिटी कहां जा रहे हैं इंडिया से? गवर्नमेंट अलाउ करेगी या नहीं? क्यों नहीं अलाउ करेगी? अगर इंडिया से बाहर बिजनेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? अगर इंडिया से बाहर बिजनेस करेंगे तो जरा सोचिए, हमें फॉरेक्स रेगुलरली क्या होता रहेगा? मिलता रहेगा, आता रहेगा। तो इन्होंने कहा अलाउ है, लेकिन इन्होंने कहा है कि इंडिया से बाहर जाकर के पहले पैसे लगाओगे तब ना बिजनेस करोगे। इसका तो फॉरेक्स लेके जाओगे। तो जरा सोचिए, ज्यादातर केसेस में क्या होना चाहिए? अगर हम बात करें जो हम लोग स्पेशल और जनरल परमिशन कहते हैं तो क्या होना चाहिए? ज्यादातर केसेस में स्पेशल परमिशन, क्योंकि पहले फॉरेक्स लेंगे तब ना वहां बिजनेस करने जाएंगे। उसी को कह देते हैं क्या कि ज्यादातर केसेस में इसका मतलब क्या चाहिए? गवर्नमेंट रूट, क्योंकि यहां वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं? एफडीआई और ओडीआई वगैरह में गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक रूट या अप्रूवल रूट।
तो कहा ज्यादातर केसेस में अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट परमिशन चाहिए, लेकिन इन कंडीशंस को अगर क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया, तो आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, दिमाग काम कर रहा है, पूछ सकता है सीधा सीधा, क्राइटेरिया फॉर ओडीआई अंडर द ऑटोमेटिक रूट। यानी अगर ये कंडीशन नहीं है तो क्या इंडिया से बाहर कोई भी इंडियन एंटिटी पैसे नहीं लगा सकती, बिजनेस नहीं कर सकती है? कर सकती है। क्या चाहिए? इसका मतलब पहले परमिशन। अब देखिए कौन कौन सा चीज है, जो सारा चीज ये है, ये एक नहीं, ये सब कुछ एक साथ क्या है, आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, जिसमें कह रहे हैं टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट। और अभी आप मान लीजिए टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट की जगह मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका एग्जैक्ट मतलब जो है ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। लेकिन अगर अभी इसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानिएगा तो समझने में दिक्कत होगा। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन पार्टी इन ज्वाइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी कितना तक हो सकता है? और 400% का मतलब आप जानते हैं, 400% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब 4 टाइम्स को ही हम क्या कहते हैं, 400% ऑफ व्हाट, नेटवर्थ, एज पर व्हाट, जो हमारा लास्ट या लेटेस्ट को ही लास्ट कहते हैं, ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि अगर मान लीजिए कि 2020 के, मान लेते हैं थोड़ी देर, महीना है नवंबर, तो हमारे पास जो ऑडिटेड बैलेंस शीट होगा वो कब का होगा, बोलिए? 31 मार्च 2020 नहीं होगा? इसी के अकॉर्डिंग, अरे इसी दिन तो लास्ट हुआ होगा ना आपका बैलेंस शीट, उसी का ऑडिट हुआ होगा। 31 मार्च 2020 को जो पोजीशन होगा, फाइनेंशियल ईयर 19-20 हो गया, लेकिन कब तक का उसमें सारा कच्चा चिट्ठा होगा? 31 मार्च 2020 तक का। कह रहे उसका ऑडिट होने के बाद कुछ तो आया होगा, क्या? हमारा नेटवर्थ। अगर वो नेटवर्थ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कितना करोड़ है, 100 करोड़, 100 मत रखिए यहां, 400 में आप कंफ्यूज होइएगा। मान लीजिए कितना है, 200 करोड़ है, तो हम कितना तक लगा सकते हैं? चलिए 800 करोड़ तक। क्या लिखा हुआ 800 करोड़ ही लगाना है? 10 करोड़ लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते? ऑब्वियस सी बात है, हम तो रुपया लगाएंगे ना, वो तो फॉरेक्स में कन्वर्ट बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन कितना तक लगा सकते हैं मैक्सिमम? कहा 800 करोड़ तक लगा सकते हैं। कहा ठीक है, ये पहला कंडीशन। कहा इससे ज्यादा लगाना है तो बोला भाई आप किससे बाहर हो गए? प्रोहिबिटेड नहीं है, आप किससे बाहर हो गए? ऑटोमेटिक रूट से बाहर हो गए। और आपको क्या लेना पड़ेगा? परमिशन। जहां पे आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो भी कंसर्निंग बॉडी होगा उससे क्या लेंगे? परमिशन लेंगे। कहा बस यही एक कंडीशन था? कहा नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो पहला कंडीशन था। कहा अच्छा अगला बताओ। एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट एक्सीडिंग, यानी कि एनी इन्वेस्टमेंट कह दीजिए, एनी इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग व्हाट, 1 बिलियन इन अ फाइनेंशियल ईयर वुड रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ। लेकिन फिर कंडीशन याद रखिए, कह रहे हैं कि आप लगा तो सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितने का हो सकता है? 4 टाइम्स ऑफ योर नेटवर्थ। लेकिन एक जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर एक बार कर रहे हैं ना, कुछ इस कंपनी में कर रहे हैं, कुछ इस कंपनी में कर रहे हैं, रुक रुक के आप कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर वो कितने का है, 1 बिलियन इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट, कोई भी एक फाइनेंशियल कमिटमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में कितना हो रहा है? 1 बिलियन डॉलर से अगर ज्यादा हो रहा है। यह भी तो हो सकता है कि आपका नेटवर्थ इससे बहुत ज्यादा हो, क्योंकि नेटवर्थ का जब 4 टाइम्स करते होंगे तो वो किससे ज्यादा हो जाता होगा? 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा होता जा।
कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ध्यान रखिए $1 बिलियन का भी ख्याल रखें और इधर किसका ख्याल रखें अपने। ऐसा भी तो हो सकता है कि $1 बिलियन से नहीं हुआ ज्यादा, लेकिन हमारा जो नेटवर्थ है उससे क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। पॉसिबल। कह रहे इन दोनों को एक साथ क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। यानी कि ना आपके नेटवर्थ से कितना ज्यादा हो और ना ही जो है वो $1 बिलियन से क्या हो, एक फाइनेंशियल में कहा अगर इससे ज्यादा करना है तो कहा इलीगल नहीं है, क्या लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक रूट से बाहर निकल जाएंगे। लिमिट ऑफ 400% इज नॉट अप्लीकेबल। चलिए इस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले बाकी छुटकन की महाभारत को देख लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर ये देख लिया, ये देख लिया। इंगेज इन बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी, किस बिजनेस में होना चाहिए, इलीगल नहीं भाई, लॉफुल बिजनेस में होना चाहिए, जहां आप पैसे लगा रहे हैं वो भी, तभी तो ज्वाइंट वेंचर बनेगा। हमने इंडिया के बाहर पैसा लगा तो हमारे लिए क्या हो गया, ज्वाइंट वेंचर। इंडियन पार्टी इज नॉट इन आरबीआई कॉशन लिस्ट। इंडियन पार्टी किस में नहीं होना चाहिए, आरबीआई के कॉशन लिस्ट में। और आरबीआई अपने कॉशन लिस्ट में उन जो है वो खतरनाक और ठग कंपनी को शामिल करती है जिन्होंने किसी न किसी तरह से लोगों को क्या किया हुआ है, चीट किया हुआ है। तो चला आप इंडिया में इतना शानदार परफॉर्मेंस है किस चीज का, चीटिंग का, पता नहीं इंडिया से बाहर जाकर के जो है वो क्या करेंगे। इसलिए इन्होंने बोला कि आप अगर ऐसे हैं तो पहले क्या कीजिए भाई, परमिशन तो ले लीजिए कि आप कहिएगा नहीं पहले हम थे, अब हम बहुत होनहार हो गए हैं, तो कहा समझ लेने दीजिए वरना हमारा नाम खराब करेगा, इंडिया से बाहर क्या करके जाकर के वहां पे जो है वो लूट करके आएगा। इंडियन पार्टी इज नॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ईडी, बोले तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आएंगे हम लोग पढ़ेंगे ईडी के बारे में बड़े सारे चीजों को। कह रहे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या हुआ, कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली यहां के अकॉर्डिंग ऑथोरिटी हुआ। अगर फेमा में कोई कॉन्ट्रावेंशन किया तो आपके पीछे जो नहा धो करके पड़ेगा उस ऑथोरिटी का नाम क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट। इसका मतलब फेमा का कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए, कोई जो है पेंडिंग केसेस ना हो। इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो आप क्या करेंगे, एक जो है ब्रांच से करेंगे, किसके, ऑथराइज पर्सन के। इसका मतलब भाई बड़े सारे ब्रांच होंगे, ऑथराइज पर्सन के नहीं होंगे, तो आप ऑथराइज पर्सन चुन लीजिए। ऑथराइज डीलर कोई आपने लिया, बैंकर लिया, एक एसबीआई देखेंगे तो उसके तो बड़े सारे ब्रांच है, एक अकाउंट से एक ब्रांच से कीजिए। ऐसा इसीलिए ताकि हमारे लिए सहूलियत हो इस चीज को निकालने में। किस चीज को, 400 की आपका नेटवर्थ का जो है वो 4 गुना से ज्यादा जो है आप क्या ना कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट ना कर रहे हो। अगर ये 10 जगहों से करेंगे तो सबको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लब करना पड़ेगा। इसीलिए वो एक ब्रांच से कीजिए, एक ऑथराइज पर्सन के जरिए कीजिए। और कौन सा फॉर्म सबमिट कीजिए, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसको, ऑथराइज पर्सन को। जब जब आप उनसे फॉरेक्स विड्रॉ कीजिए, फॉरेक्स लीजिएगा ना, हर बार ये फॉर्म जमा कीजिए और इस फॉर्म को वो कहां भेज देंगे, और आरबीआई देखेगी कि अरे भाई इनका कितना था, तो इनका 100 करोड़ का जो है वो नेटवर्थ था, तो कितना तक ये कर सकते हैं, 400 करोड़ तक कर सकते हैं। अच्छा, तो अब की बार जो ओडीआई आया है वो कितने का है, ये 20 करोड़ का है। चलो अब कितने का आया है, ये 120 करोड़ का, याद रखना 140 इसका हो गया है। अब कितने का आया है, तो 230 करोड़ का है। अब कितना हो गया इसका, 370 हो गया है। चलो भाई अब जो है वो कितने का आया है, 30 करोड़ का आया है। अब कितना हो गया, अब फिर आया है और फिर ये आया है 80 करोड़ का। बोला गया कि नाउ यहां तक ऑटोमेटिक अप्रूवल था, अब क्या चाहिए, अब परमिशन पहले लीजिए। तो ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है ताकि यहां जो 400% का हमने दिया वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। ठीक, लेकिन अब देखिए लिमिट ऑफ व्हाट, 400% इज नॉट एप्लीकेबल। कह रहे हैं कि 400% एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि आप जितना मर्जी चाहे उतना क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रूट से, वो भी बाकी कंडीशन को फुलफिल करते हुए, बशर्ते ये 1 बिलियन इन 1 फाइनेंशियल ईयर और इधर कंडीशन को फुलफिल कीजिए, तो ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा।
मतलब जितना नेटवर्थ है उसके 4 गुने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, 4 टाइम्स का, जितना मर्जी कर सकते हैं, बशर्ते इन्वेस्टमेंट कहां से कर रहे हैं, आउट ऑफ बैलेंस ऑफ ईएफसी अकाउंट। देखिए हम कितने दुष्ट है, मैंने पहले ही बोला था ना, फेमा हमने बड़े दुष्टतापूर्ण तरीके से बनाया है। ईएफसी अकाउंट कैसे बनता है, किसका अकाउंट है, पीआरआई का, जो रेगुलर बेसिस पे करता है। कह रहे हैं शाबाश, सारे फॉरेक्स कहां से लाए हो, एक्सपोर्ट कर करके, यानी कि फॉरेक्स हमसे नहीं ले रहे हो, बल्कि फॉरेक्स क्या किया है, कमाया है। और कह रहे हैं कि कितना होनहार बच्चा है, जो कमा करके लाया है वो कह रहे हैं कि उससे ओक्लाहोमा, टोरंटो, मॉरिशस घूमने नहीं जाएंगे, बल्कि उस पैसे को क्या करेंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के बाहर बिजनेस में। और इंडिया के बाहर बिजनेस में करेंगे तो वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो किस में आएगा, फॉरेक्स में। इसका मतलब फॉरेक्स दूसरे जगह से लिया, वहीं लगाया और रेगुलर अब आएगा। बोले शाबाश, ऐसा ही होनहार होना चाहिए। जैसे घर के लोग, पापा लोग भी पैसे देते थे, जिस दिन सैलरी मिला उस दिन या किसी किसी ओकेजन पे, तो जमा करके मैं रखता था। सबसे ज्यादा जमा करके बहन रखती थी। मैं, भाई मेरा जो मिला उसी समय दौड़ा दुकान, जैसे खत्म हो जाएगा वो सामान, और अपना मस्त लिया खा पी के बराबर। हम लोग जमा करके रखते थे। और बाद में पापा जब कुछ खरीदने के लिए कहते तो पापा बोलते थे ठीक है, तुम्हारे पास जो है उसमें थोड़ा और मिला देते हैं। मतलब वो पैसे बर्बाद नहीं किए, जो उड़ाने के लिए मिले थे वो बचा करके रखा और उससे जरूरत का सामान खरीदा। तो पापा क्या बोलते थे, शाबाश। भाई बोलता था क्यों, मुझे वो सामान नहीं मिला क्या, तेरे तो पैसे भी गए, मैंने तो वो खा भी लिया। तो जो भी हो, कह रहे हैं कि ये बड़ा होनहार होने का लक्षण है। तो हमने क्या कहा कि कहीं कोई परमिशन की जरूरत, बशर्ते आपका चाहे लिमिट क्या हो जाए, लेकिन याद रखिए ये सब कंडीशन फुलफिल कीजिएगा या नहीं, बाकी सारे कंडीशन, ये सब सारे कंडीशन कीजिए। बस हमने यहां पे आपको क्या दे दिया, एग्जम्पशन। दूसरा, फ्रॉम प्रोसीड ऑफ एडीआर जीडीआर। एडीआर जीडीआर किनके बीच में इशू करते हैं, इंडिया के बाहर के लोगों के बीच में। अगर इंडियन कंपनी इंडिया में फंड रेज करती है तो इक्विटी शेयर डिवेंचर इशू करती है, और इंडिया के बाहर से अगर फंड रेज करती है तो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट, एफसीसीबी, एफसीईबी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या करती है, इशू करती है। इसका मतलब पैसे कहां से लाएं, इंडिया के बाहर के लोगों को बोला कि जो है वो हमें इन्वेस्ट करो। फॉरेक्स उनसे लिए, उन्हीं के देश में लगा दिए। शाबाश, यही शब्द निकलेगा गवर्नमेंट से। और उन्होंने कहा कि यहां पे ये 400% जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्लियर है, अगर इस रास्ते से नहीं आए तो प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा हमें। अब देखिएगा, इस पे भी एक अलग से चैप्टर है। किस पे, ओडीआई पे और एफडीआई पे भी करेंगे उन चीजों को। जैसे आपका लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम पे भी एक चैप्टर है, जिसको हम पलटाएंगे भी नहीं, पलटाने का मतलब है फील गुड तो करेंगे, निकालेंगे जरूर। फेमा नाम से भी एक चैप्टर है। आपको हंसी लगेगा कि क्यों इस नाम से एक चैप्टर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ताकि हमें यह ना लगे कि हमने चीजों को नहीं पढ़ा है, तो वो हम देख भी लेंगे। एक और भी चैप्टर जिसमें हम लोग जितना पीआरआई पीआरओआई कर रहे हैं वो भी दिया हुआ है। तो वैसे ये भी एक आपका चैप्टर है। आइए अब जरा इस चीज को देखिए, मैंने क्या बोला था इस फाइनेंशियल कमिटमेंट को क्या समझने के लिए, इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब इसमें आता क्या है वो जरा समझिए। याद कीजिए, मैंने आपको ऐसे ही सिक्योरिटी लॉ में कुछ पढ़ाया था, जहां पे जब मैं उन चीजों को पढ़ा रहा था तो आपको कहा था कि अभी फिलहाल इसका नाम ये समझिए, जब एक खास जगह आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे जो है वो वर्क करता है और कैसे ये उससे अलग है। आपको बताना है कि वो क्या पढ़ा रहा था मैं, और किस वर्ड के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया था। समय 20 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया। सिक्योरिटी लॉ में पढ़ाते वक्त मैंने भी कुछ जगह, एक जगह ऐसा बोला था कि अभी आप फिलहाल इस चीज को दिस समझिए, जबकि है ये दैट। अब आपको बताना है वो दिस क्या है और वो दैट क्या है, क्योंकि वो मैंने कहा था कि जब एक खास टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा।
बताइए, अननोन कलर। बहुत अच्छा जवाब। आपको मिलता है एक हथौड़ा सर पे। ईद मुबारक। पिंक। किसी को पता? चलिए थोड़ी मदद कर देता हूं, पब्लिक इशू में बताया था। चलिए और मदद कर देता हूं, होनहारों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ाते वक्त अल्टरनेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोला, वर्ड यूज किया था आईसीडीआर रेगुलेशन के अल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और बोला था इस चीज को मैं बताऊंगा जब बुक बिल्डिंग पढ़ाऊंगा। अब तो बस वर्ड ही छूटा हुआ है। थोड़ा इधर भी चुल्लू चुल्लू भर बढ़ा दीजिए। और एक वर्ड बोलिए जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के ही था। नेट ऑफर टू पब्लिक। मैंने कहा था कि इसको इशू साइज मान लीजिए, जब बुक बिल्डिंग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये क्या होता है। इशू साइज में से जब हम माइनस कर देते हैं रिजर्व कैटेगरी तो क्या बनता है? नेट ऑफर टू पब्लिक। होनहारों, सीएस बनेंगे और फिर सीएस का जॉब भी करेंगे। चलिए अब आइए जरा देखते हैं, ये जो फाइनेंशियल कमिटमेंट मैंने अभी क्या बोला, टोटल इन्वेस्टमेंट, इसमें कौन कौन से चीज शामिल है वो देखिए। कहा ये सब मिलकर के फाइनेंशियल कमिटमेंट कहलाएगा। कौन कौन सा चीज? ये सारा चीज। 100% ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी और कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। आपने किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया तो बदले में क्या मिला वहां से? इक्विटी शेयर या कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। कहा वो तो होगा ही होगा। 100% ऑफ अमाउंट ऑफ अदर प्रेफरेंशियल शेयर्स। इन्वेस्टमेंट किस फॉर्मेट में किया है? प्रेफरेंशियल शेयर्स के। इन सबको हम ऐड करेंगे और ऐड करके मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 टाइम्स, और ये 1 बिलियन। 100% ऑफ अमाउंट ऑफ लोन, 100% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी। कह रहे वो सब भी, अगर आपने गारंटी दी है तो लिया किसी और ने है लोन, एक तो आपने लोन लिया है तो वो लोन भी शामिल होगा, दूसरा लिया किसी और ने, आपने बस गारंटी दी कि अगर ये नहीं देंगे ना 100 करोड़ तो वो उसकी गारंटी मैं देता हूं। अगर आपका 100 करोड़ नेटवर्थ था तो 400 करोड़ तक लगा सकते थे। 100 करोड़ का गारंटी दे दिया, 300 करोड़ इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो भी तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। 100% ऑफ अमाउंट ऑफ व्हाट? बैंक गारंटी। किसी के दूसरे के बदले में कौन सी गारंटी दी है? बैंक गारंटी दी है। 50% ऑफ अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इशूड बाय, किसी कंपनी ने एक्सपोर्ट किया, आपने गारंटी दी परफॉर्मेंस की कि इतना जरूर करेंगे, ऐसा क्वालिटी जरूर होगा, परफॉर्मेंस गारंटी दी है। तो अगर वो परफॉर्मेंस गारंटी दी है उसका वैल्यू तो कुछ होगा। अगर वो 100 करोड़ का है तो माना जाए कि 50 करोड़ का आपने क्या कर दिया? ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो ये सब मिलकर के क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल कमिटमेंट। और ये सारे तरीके, अब मान लीजिए कि आपने कहीं कुछ भी नहीं किया है तो अच्छी बात है भाई, आप सारा पैसा 100% अमाउंट ऑफ किस फॉर्म में लगा सकते हैं? सीधे उस कंपनी में पैसे लगाइए, बदले में उस कंपनी के क्या मिलेंगे? इक्विटी शेयर। अगर ये सब ना आपने गारंटी दी है, ना बैंक गारंटी दी है, ना लोन में किसी की गारंटी दी है, ना परफॉर्मेंस गारंटी दी है, तो आप सारा पैसा क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली लगा सकते हैं। अब देखिए, हमने फेमा के सारे एस्पेक्ट देख लिए। अब आता है पेनल्टी एस्पेक्ट। कहा पेनल्टी कब लगेगा? कहा पेनल्टी जो है वो तब लगेगा जब हम क्या कर रहे हैं? जब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो रूल के क्या है? अगेंस्ट है। तो अगर आपने फेमा के किसी भी चीज को कॉन्ट्रावेन किया तो उस केस में क्या लगेगा? फाइन पेनल्टी। और तब शुरू होगा एजुडिकेशन। और एजुडिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या होगा? एजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगा एजुडिकेशन के लिए। ये जो हमारे एजुडिकेशन अथॉरिटी है, कहा ये कौन कौन होंगे? तो ये जो आप देख रहे डॉटेड लाइन दिया हुआ, इसका मतलब है इन सब के एक जैसे पावर है। किनके किनके? डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, और इन्हीं को कहते हैं ईडी,
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक ऑफिस का नाम हुआ, उसके भीतर जो सबसे बड़े हैं उनका नाम क्या है, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। ऑफिस का नाम क्या हुआ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो फेमा के अकॉर्डिंग क्या है, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। अब कह रहे हैं कि इसमें सबसे ऊपर डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, ये एक फुटिंग पे है, यानी इनके एक जैसे क्या है, पावर है, एक जैसे मैटर को डील कर सकते हैं। अदर ऑफिसर, अगर लगता है कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं कि ये जो है वो केसेस को डील नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, अदर ऑफिसर जो है कौन अपॉइंट करेगी, सीजी जो है वो अपॉइंट करेगी। कहा ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि एजुडिकेशन स्टार्ट कैसे होगा। कहा कि एजुडिकेशन किसी भी चीज में हो सकता है, जैसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आपको पता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो दिया हुआ है, लिबरलाइज स्कीम में दिया हुआ है, उन कामों के लिए आपके पास $2.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में यूज कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपने कर लिया लेकिन परमिशन नहीं लिया तो कॉन्ट्रावेंशन हुआ। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना था वो आपने कर लिया, कॉन्ट्रावेंशन हुआ। जिस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को करने के लिए जनरल परमिशन चाहिए था, यानी इंटीमेशन देना था, आपने इंटीमेशन ही नहीं दिया। जिसके लिए स्पेशल परमिशन लेना था, यानी पहले अप्रूवल लेना था, आपने बिना अप्रूवल लिए कर दिया। यही सब तो क्या है, आपका कॉन्ट्रावेंशन है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, कहा अगर ऐसा है तो एजुडिकेशन होगा। और कहा कैसे, कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन कौन कर सकते हैं, सीजी ऑफिसर कंप्लेन कर सकते हैं। एक बार जरा पूरे डायग्राम को देखिए तो, बिना टीचर के बताए मान लीजिए कि अबुल कलाम की तरह एकाएक पढ़ाते पढ़ाते अटैक आ गया, टीचर मर गया। अब इतने जो है वो इंटेंस होकर के आप इसको देखिए कि क्या ये चीज सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, क्या बात समझ में आता है। फटाक से देखिए तब बात करते, पहले देखिए खुद से। देख लिए, सबसे पहली बात, पहले क्या होता था, जब फेरा का जमाना था तो कोई कंप्लेन कर देता था और लोगों को परेशानी। अब ऐसा नहीं है, कंप्लेन सिर्फ कौन कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर कर सकते हैं। इसका मतलब हम और आप आपस में खुन्नस नहीं निकाल सकते, नहीं तो आपका बस चलता हर दिन मेरे ऊपर कर देते, गरीब आदमी पास रुपया है नहीं एक भी, और आप करते कि बहुत सारे डॉलर पौंड यही सब है। कंप्लेन किस में होना चाहिए, सिर्फ वो मुंह से बोलने से नहीं होगा, लिखित होना चाहिए। किसको किया, ठीक है, एजुकेटिंग अथॉरिटी ईडी। ये वर्ड इसीलिए लिखा क्योंकि हमें नहीं पता, डिपेंड करता है या तो इस विंग में या इस विंग में, या काम ज्यादा होगा तो किस विंग में गया होगा, तो इसको नॉर्मली कंसीडर नहीं करते हैं।
प्रोविजन इसलिए बताया। तो या तो यहां गया होगा डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, और या इन लोगों के पास, डिपेंड करता है कितना बड़ा मामला है। इसीलिए इन सबको कंबाइंडली क्या बोलते हैं? एजुकेटिंग अथॉरिटी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। गया इनके पास, जैसे ही गया ये सामने वाले के ऊपर ऐसे जाल फेंकेंगे और पकड़ के ले आएंगे। क्या देंगे? सो कॉज नोटिस जारी करेंगे। कंसर्न पर्सन अगेंस्ट हुम कंप्लेन हैज बीन मेड, और उसके पास समय देते हैं 10 दिनों का। क्या देने के लिए? सुटेबल रिप्लाई के लिए। उसने जो है वो रिप्लाई दिया। अब वो सुटेबल है या नहीं ये तो डिपेंड करता है एजुकेटिंग अथॉरिटी उसे क्या मानती है। मान लीजिए कि पता चला कि पिंक जो है इंडिया से बाहर घूमने के लिए गए, और ये जो इंडिया से बाहर घूमने के लिए गए तो ये जो है वो कितना लेकर के गए? $5 लाख घूमने के लिए जा रहे। इनके चारों बगल हम लोग भी लटक जाएंगे कि हमें भी घुमाओ, हम भी कुछ खा लेंगे। आप अच्छा अच्छा चीज खाना, हम लोग कुछ सड़ा हुआ खा लेंगे, लेकिन घूम तो आएंगे, ठीक है। लेकिन ये परमिशन नहीं लिए। क्या $5 लाख लेकर के नहीं जा सकते घूमने के लिए? लेकिन क्या कहा हुआ है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत अगर $5 लाख तक खर्च करते हैं परमिटेड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, तो नो परमिशन इज रिक्वायर्ड। हाँ, 2,50,000 कितना बोला मैंने? नहीं, 2,50,000 तक। ये कितना लेकर के जा रहे? तो जा तो सकते हैं परमिशन लेकर के, लेकिन लिया नहीं परमिशन। यही इल्जाम इन पे लगा। ये तो इल्जाम लगा ना। इन्होंने रिप्लाई दिया, और रिप्लाई में इन्होंने बताया कि ये देखिए इतना जो है वो 1 लाख का मैं जो है वो कैश लेके गई, डॉलर में कन्वर्ट किया था, और मैंने जो है वो 50,000 के 2 जो है वो आपके जो है वो ट्रेवलर्स चेक लिए थे, और आने के बाद इसमें से जो पैसे बचे हुए थे वो मैंने जमा भी कर दिए। एक तो ट्रेवलर्स चेक जमा कर दिया, और ये तो पूरे खर्च हो गए। इसको जब कैश किया तो इसमें से जो 10,000 बचा था कैश वो भी जमा कर दिया। ये सारा डिटेल कागज के साथ दे देते, जिस ऑथराइज पर्सन से लिया और जिसको क्या किया, जमा किया। सुटेबल रिप्लाई। उनको सारी चीज मिल गई, उनको कंफ्यूजन था, इन्होंने दे दिया, मामला क्या हो गया? खत्म। यहीं पे चीज खत्म हो गया। अब इन्होंने जो है या तो रिप्लाई नहीं दिया, या रिप्लाई तो दिया लेकिन सुटेबल नहीं था। सुटेबल नहीं था मतलब उससे सारे चीज नहीं निकल करके आए कि जांच को खत्म कर दिया जाए। अब अगर रिप्लाई सुटेबल नहीं लगा तब क्या शुरू होगा? कमेंसमेंट ऑफ एजुडिकेशन प्रोसीडिंग। अब प्रोसीडिंग शुरू होगा जिसमें वो सबूतों को जमा करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी तो आप ही से पूछा और आपने सारा चीज बता दिया, वो खुद शॉक्ड रह गए कि अरे इसके पास तो सारे रिकॉर्ड है, सब कुछ है। अब कह रहे हैं कि 1 साल के भीतर क्या हो जाना चाहिए? प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए। 180 डेज आपके पास है क्या करने के लिए? कंपाउंड करने के लिए। कभी भी आप इस बीच में चाहें तो कह सकते हैं कि हाँ गलती हुई, मैं मानने को क्या हूं, तैयार हूं। इससे यह होगा कि फाइन पेनल्टी कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा आएंगे इसी के बाद, इसी डायग्राम में। हर दिन का फाइन पेनल्टी लगता है, हर दिन का, जब से कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तब से। तो अगर ये जांच कर रहे हैं तो उस दौरान भी तो वो कंपाउंड हो ही, उस दौरान भी तो वो कैलकुलेट हो ही रहा है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। आपको पता है कि सच तो सामने आना ही है, आएगा तो जम के पेनल्टी लगेगा। तो अगर आप कंपाउंड करते तो एक तो कंटिन्यूइंग वाला बचेगा, दूसरा जो भी चीज मैक्सिमम दिया हुआ है वो मैक्सिमम नहीं, वो लगा करके थोड़ा क्या करेंगे, कम लगाएंगे, क्योंकि आपने जांच में क्या की, मदद की। ठीक है, तो कंप्लीशन ऑफ एजुडिकेशन प्रोसीडिंग हो गया। इस बीच में आपको मौका मिला, ट्रायल हुआ, सब कुछ हुआ। अब फाइनली क्या होगा? ऑर्डर। ठीक है, सुटेबल ऑर्डर हुआ, और ऑर्डर में आया कि कॉन्ट्रावेंशन हैज नॉट टेकन प्लेस। पॉसिबल? क्यों नहीं हो सकता है? मान लीजिए कि ये जो है वो नहीं आए, पिंक, मैंने पूछा क्यों नहीं आए थे। अब इन्होंने जो है वो मुझे बोला कि सर उस दिन जो है वो मैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में गई थी इसलिए क्लास नहीं आई थी। अब देखिए इन्होंने बोला, अगर इन्होंने बोला और मुझे वो रिसीट दिखला दिया पिंक वाला जो कटा था या जो आया था आपका लिस्ट का, या सर्टिफिकेट दिखला दिया जो उस दिन मिला शाम में,
खुश होकर के जो लाए परमवीर चक्र। तो वो दिखलाया, मैंने बोला ठीक है, तो सुटेबल रिप्लाई, काम खत्म। लेकिन जो है इन्होंने जो बोला वो बस बोला कि ये था सर्टिफिकेट वगैरह, सर वो है नहीं, घर पे है, अगले दिन ला दूंगी, आज क्लास करती हूँ। मुझे डाउट हुआ। अब जो है मैंने जांच पड़ताल शुरू की। जब मैंने जांच पड़ताल शुरू की तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे साथ ही तो सर उन्होंने किया था। लेकिन देखिए एजुकेशन शुरू हो गया, पहले बिना जांच पड़ताल के जो है मामला खत्म। जांच पड़ताल होने के बाद पता चला कि सही में इनके साथी तो बगल में बैठे हुए थे और इनके पास सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट बस नहीं लाए हैं। तो क्या हो गया, कॉन्ट्रावेंशन हैज नॉट टेकन प्लेस, स्टॉप। यहां भी हो सकता था, अगर रिप्लाई क्या लगता, सुटेबल नहीं लगा एजुकेटिंग ऑथोरिटी को। यहां पे फाइनली पूछा इनसे, आए थे, वो क्यों आएंगे, वो तो पीवीआर में थे। अब देखिए अगर ऐसा हुआ तो कॉन्ट्रावेंशन हैज, तो अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो क्या होगा। अब देखिए अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो कहा गया कि सिचुएशन है कि जितना कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, कितना पैसा इन्वॉल्व है, वो क्या है, क्वांटिफाइबल या क्या नहीं है। कह रहे हैं कि अगर जो है वो आपका क्वांटिफाइबल है तो कितना तक, अप टू 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, ऑफ टाइम्स ऑफ फॉरेक्स इन्वॉल्व्ड, 3 टाइम्स ऑफ फॉरेक्स, ध्यान रखिए 3 टाइम्स ऑफ फॉरेक्स इन्वॉल्व। बताता हूं अभी इसका सेंस एग्जैक्ट क्या हुआ, कितना बड़ा फाइन हो जाता है। अगर नहीं है तो कितना, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो क्वांटिफाइबल होगा या नहीं। अप टू क्या हो गया, 2 लाख। लेकिन यहां देखिए एंड लगा हुआ है, यानी कि इफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, देन हर दिन का कितना, कब से, वो पहला दिन जिस दिन डिफॉल्ट हुआ उसके बाद से हर दिन, कब तक, जब तक आप मेड गुड नहीं कर देते, यानी पैसे चुकता नहीं कर देते फाइन का, तब तक का हर दिन का कितना। साथ ही साथ उस पैसे से जो सामान खरीदा, प्रॉपर्टी, या जो बचा हुआ कैश है, वो भी क्या कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। देखिए ये कितने चीज हो गए, 3 चीज। 3 चीज इसीलिए क्योंकि इन दोनों में से क्या होगा, कोई एक, और ये सब तो एंड के साथ है, दोनों मिलेगा। रोटी या चावल, जो खाना है खाइए, वेज नॉन वेज, जो खाना है खाइए। ये तो आइसक्रीम है और गुलाब जामुन है, ये तो मिलेगा ही। वेज खाए तो भी और नॉन वेज खाए हैं तो भी मिलेगा। अच्छा लगता है आइसक्रीम और गुलाब जामुन, नहीं? अच्छा, अगर ढंग का आइसक्रीम रहे तो अच्छा लगे, कभी चेक कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर खीर अच्छा रहे, उसके साथ भी गुलाब जामुन लेकिन घी का रहे, अच्छा लगता है, थोड़ा सा मिला मिला के खाने में। कोई बात नहीं, सोच तो लिया, पेट में कम से कम दर्द होना तो शुरू होगा अब। चलिए अब देखिए जरा, मैं आपको कैलकुलेट करवाता हूं इनकी जो है वो गलती पे। 5 लाख क्वांटिफाइबल, ठीक है, 5 लाख इंटू 3 कितना हो गया, डॉलर। ये हुआ यहां से प्लस, ये बात है कब की, वो देखिए, ये बात है 2019 की, और 2019 को ये 1 जनवरी मनाने के लिए गए थे वहां। तो 1 जनवरी को पैसे लेकर के गए। ये बात जो है वो गवर्नमेंट की नजर में आई 1 जनवरी 2020 को, अगले साल का इनका न्यू ईयर खराब करने। अब गवर्नमेंट ने प्रोसेस शुरू किया। ये प्रोसेस शुरू होते होते एजुकेशन में 1 साल तक का समय है। अब पहुंच गए 1 जनवरी 2021, 1 साल और 1 साल, 2 साल, यानी कि 365 इंटू 2 नहीं हो गए, 10, 3, 730 डेज, हर दिन का कितना, 5000। तो जब आप 730 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 3 जीरो डाल देंगे,
तो ये आपका हो गया 0 और 1 2 3, 36,50,000 कंपाउंडिंग ऑफेंस का हो गया। तो ये 15 लाख डॉलर रुपीज में बदल के देखते हैं। अगर हम 70 के रेट से चले तो ये हो गया हमारा 15 लाख। पहले तो एक डॉलर वाला 0 डाल देते हैं और अब 7 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो गया, यही होगा 000000। कितना हुआ, 1 करोड़ कितना लाख। अभी क्यों हड़बड़ाते हैं, अभी तो ये भी बचा हुआ है। तो ये हुआ 1 करोड़, यही है 1,41,41,00,000। और भी है, जो भी सामान ये खरीद के लाए थे उस पैसे से वो भी लिया, जो बचा हुआ धन था वो भी लिया। बस यही वजह है कि लोग क्या कर लेते हैं, पहले ना भी सही तो जब प्रोसेस शुरू हो तो क्या कर लेते हैं फटाक से, ताकि कम से कम ये वाला तो बचा सकें। और फॉरेक्स इन्वॉल्व में ये नहीं होगा कि सर मैंने जो लिया था तो उसमें से जो है वो 2.5 लाख माइनस करो, उतना तक तो हम ले ही जा सकते थे। कहा नहीं नहीं नहीं, कॉन्ट्रावेंशन में अगर 2,50,000 $1 भी लिया तो अमाउंट इन्वॉल्व में 1 लाख का 3 टाइम्स नहीं होगा, बल्कि पूरे का क्या होगा 3 टाइम्स, क्योंकि उतने अमाउंट इन्वॉल्व है। अब आपके पास क्या क्या चीज है वो देखिए। ये 1,41,41,50,000 रुपए पे करने के लिए आपको समय दिया गया कितने दिनों का, या तो 90 डेज में पे कर दीजिए, या फैसला आने के कितने दिनों के भीतर 45 डेज में अपील कर दीजिए कि मुझे इस फैसले से ऐतराज है। ऑब्वियसली बात है, अगर 45 दिन में नहीं किया तो इसका मतलब है अब आप पैसे की तैयारी कीजिए देने की। एक और भी चीज है, यह क्या हो जाइए, फरार हो जाइए। लॉ में लिखा हुआ है, जैसे नीरव मोदी और बाकी हैं तो आपके अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा। तो ये 3 आपके पास मौका है। फरार वाले को छोड़ दीजिए, अपील में आते हैं। पहले तो अपील के लिए चलते हैं, अब आपको अपील करना है। अब मुझे बताइए फैसला जो सुनाया होगा वो किसने, या तो ये वाला विंग ने या किसने, ऐसा ही होगा ना। चलिए, इन दोनों में से जिस भी विंग ने सुनाया, एक तरफ ये दोनों विंग है, एक तरफ ये विंग है, ये जो है वो छोटे विंग, इन्होंने अगर फैसला सुनाया तो आप जो है वो अपील कर सकते कितने दिनों में, कहां पे, स्पेशल डायरेक्टर अपील नाम ही है इसका, इसके पास किया, इन्होंने फैसला सुनाया, इनका भी फैसला आपको पसंद नहीं आया, अब का कोई बात नहीं है, फिर आप इस फैसले को कहां चैलेंज कर सकते हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल में, कितने दिनों में, ठीक है। इस तरफ से अगर डायरेक्टर ऑफ ईडी, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ ईडी और एडिशनल डायरेक्टर ऑफ क्या थे, ईडी, अगर इनके तरफ से कहीं ये चीज किया गया था तो कह रहे इनके केस में आपको स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील नहीं, क्योंकि ये ऊपर की ऑथोरिटी है, तो आप डायरेक्टली 45 दिनों में कहां आ सकते हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल। यहां पे बीच में क्या आ गया, स्पेशल डायरेक्टर अपील, यहां पे सीधे आ सकते हैं। इनका भी फैसला पसंद नहीं आया तो 60 डेज में कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट से ऊपर अपील नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपील नहीं है, एक्सेप्शन अपार्ट। एक्सेप्शन में तो हर केस में सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं, लेकिन प्रोसीजर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपील नहीं है, क्योंकि बीच में हमने क्या बना दिया, एपलेट ट्रिब्यूनल। तो किसी भी एक का तो काम बचा है, क्लियर। और अगर आपने 45 दिन में यह भी काम नहीं किया, इसका मतलब आप क्या करेंगे, पे कीजिए। बीत गए 45 दिन और 90 दिन भी, पैसा तो जमा ही नहीं किया आपने, हुक्म तो सुना दिया हमने, आपको तो दिया था पहले 45 डेज का, वो भी नहीं, 90 डेज भी बीत गए, लेकिन हुक्म की तामील
अब क्या किया जाएगा, हुक्म की तामील कराई जाएगी, जिसको कहते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर। बोल तो दिया, आपने दिया कहां, उसको कहते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर। ये कब होगा, जब 90 डेज हो गए और डिफॉल्टर ने पेमेंट, या अभी 90 डेज नहीं हुए हैं 45 डेज तो हम इसीलिए थे कि अपील का टाइम है, लेकिन हमें पता अब चल रहा है कि 45 डेज में आपने अपील नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि अपील एंटरटेन होगा नहीं, क्योंकि साफ दिख रहा है कि आपने गलती की है। आप भागने की तैयारी कर रहे हैं, ये वाला जो है एब्सकॉन्ड, आपको ये आइडिया अच्छा लगा, आप भागने की तैयारी में हैं। कहा कि अगर भागने की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ऐसे केस में देखिए वो कैसे इन्फोर्स कराते हैं। लेकिन याद रखिए, एकदम वो हमेशा आपको मौका दे रहे हैं, सिविलाइज सोसाइटी का एक्ट बनाया, पहले आपको मौका देंगे, उसके बाद ही कहीं कुछ करेंगे। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ व्हाट, एजुकेटिंग अथॉरिटी। इफ डिफॉल्टर डज नॉट पे द फाइन विद इन हाउ मेनी डेज, या अभी 90 डेज तो नहीं बीता है, लेकिन क्या ओपिनियन है, डी स्टैंड फॉर यहां डिफॉल्टर, जगह कम था इसलिए मैंने लिखा है, इज लाइकली टू व्हाट, फरार होने वाले, भागने वाले हैं। हम आपको एजुकेटिंग अथॉरिटी नोटिस देगा डिफॉल्टर को, क्या करने के लिए, आइए एपियर होने के लिए। नोटिस दिया, इधर से चलिए, आप एपियर हुए या डज नॉट एपियर, या तो एपियर होंगे या एपियर नहीं होंगे। अब आप जो है वो पहले मान लेते हैं कि क्या हुए, आप एपियर अगर हुए तो अलग बात, नहीं हुए तो अलग बात। कह रहे हैं कि अगर आप एपियर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, मजबूरी है, क्या इशू करेंगे। और वैसे ही अगर हमें लगता है कि आप फरार होने वाले हैं तो डायरेक्टली क्या करेंगे, क्योंकि आप तो फरार होने वाले हैं, ऐसे तो आप और भागिएगा, तो वारंट देकर के बुलाएंगे। यहां पे जो है वो फरार का नहीं पता, लेकिन 90 दिन हो गए आपने पे नहीं किया, भागने का इरादा हमें दिख रहा है नहीं है, वो रहता तो सीधे वारंट जारी करते। तो आपको बुलाया, बुलाया तो नहीं आए, तब क्या जारी करेंगे, वारंट। दूसरा, हमें पता है भागने की तैयारी करें तो क्या जारी करेंगे, वारंट। ठीक है, अब जो है वो जारी किया। कह रहे हैं कि असेसिंग अथॉरिटी हु हैज अरेस्टेड शैल प्रोवाइड। अब मान लीजिए वारंट जारी करेंगे तो हो सकता है वो पर्सन जो है दिल्ली के जो है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी ने किया, लेकिन बंदा बैंगलोर में है, तो बैंगलोर के जो है वो अथॉरिटी के पास भेजेगा ना, यहाँ का जो है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी, कि ये लेटर जाओ और उसे अरेस्ट करके लाओ। अब बैंगलोर का जो है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी उसे क्या करेगा, अरेस्ट करेगा, लेकिन किसके हवाले करेगा, दिल्ली वाले के। कहा कि वो अरेस्ट करेगा और 24 आवर के भीतर किसके हवाले कर देगा, जो कंसर्न एजुकेटिंग अथॉरिटी है, दिल्ली वाला। कहने कि 24 घंटा मतलब उसे चार्टर्ड प्लेन से लाएंगे, तो बैंगलोर में है, ट्रेन से तो कम से कम 36 घंटे लगेंगे। कहा बिल्कुल नहीं, मालगाड़ी में लाओ। कहा कि आने जाने का टाइम छोड़ करके, ट्रेवल का जो टाइम होगा उसको छोड़ करके कितने देर के भीतर, ताकि अननेसेसरी टाइम किल ना किया जाए, वो कुछ पूछताछ करने में टाइम ना गवाए, क्योंकि पूछताछ के लिए कौन है यहां पे, यहां का एजुकेटिंग अथॉरिटी है, आने जाने के टाइम को छोड़ करके। ठीक, अब देखिए, या तो आप अपनी मर्जी से आ गए या आपको पूरे राजकीय सम्मान के साथ लाया गया, दोनों ही केस में आप सामने हैं। अब आपको फिर दिया गया क्या, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पिंक, आपने जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम किया इसके लिए हम आपको क्यों ना जेल भेजें। जरा सोचिए, बुलाया गया है, पकड़ के लाया गया, लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है। अब ऐसे केस में कह रहे हैं कि आप फाइन अगर कितने तक का है, लेस देन या इक्वल टू 1 करोड़, तो कितने दिन तक का इंप्रिजमेंट। लेकिन अगर यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है वो 1 करोड़ से क्या है, ज्यादा है, तो इस केस में यहां पे कितना, तो ऐसे में यहां पे 3 ईयर का क्या है, देख लीजिए आपके में भी होगा तो ठीक कीजिएगा, गलती से 3 ईयर हो गया। ऑब्वियसली बात, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा दिन का होगा ना, 3 ईयर्स का क्या होगा, इंप्रिजमेंट। अब देखिए, डिफॉल्टर कैन बी सेट फ्री फ्रॉम व्हाट, इंप्रिजमेंट आफ्टर पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑर्डर्ड इन फुल, जो मैंने आपको बताया था। कह रहे हैं कि जेल तो दे दी 3 साल की, क्योंकि मान लीजिए 3 करोड़ का फाइन था, लेकिन एक ही साल के बाद जो है वो कोई पर्सन आते हैं और वो कहते हैं कि भाई 3 साल की आपने जेल दी थी,
क्योंकि 3 करोड़ का फाइन था, पे नहीं कर पाए, 1 साल बीत गए, अब इसे रिहा कर दो। बोला बिल्कुल कर देंगे, 3 करोड़ दे दो। कहता है 3 करोड़ का है का, 1-1 साल करके जो है वो बांट दो। 3 करोड़ और 3 साल की जेल, 1 साल का जेल तो इसने पूरा कर लिया, तो 2 करोड़ लो। कहता है नहीं, एक ढेला भी अगर कम दोगे तो नहीं करेंगे, और जितने साल का जेल है उससे 1 दिन पहले भी दोगे तो भी जो है वो पूरे देने पड़े। मतलब एक भी दिन पहले ले जाना है तो उतना दो, पूरे पे करो ले जाओ। इन्होंने कहा कि भाई पैसे की मार मारेंगे, झूठ में जेल नहीं भरेंगे अपना। कहा ठीक है। अब अगर ऐसे केस में पे करता है कोई, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। क्या दे देने पे, अमाउंट दे देने पे। लेकिन अगर मान लीजिए वो वहीं रह जाते हैं, क्या किया, वहीं रह गए, सोचते हैं कि कहां से ये 3 करोड़, इससे अच्छा मुफ्त में खाना रहना हो ही रह जाते हैं। अगर रह गए तो कहा कोई बात नहीं है, जिस दिन ये जेल से रिहा होंगे उसके बाद जो है वो इनके ऊपर लायबिलिटी बनी रहेगी। और अब कैसे लेंगे, इवन आफ्टर रिलीज फ्रॉम इम्प्रीजमेंट डिफॉल्टर शैल रिमेन लायबल टू पे फाइन एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब आपके जमीन जायदाद को बेचा जाएगा, इसी को बोलते एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अभी तक मौका दिया गया, किसको मौका दिया गया, मौका दिया गया आपके जो है वो परिवार के लोगों को, क्या करने के लिए, पैसे का इंतजाम करने के लिए। अब जो है वो क्या कहा जा रहा है कि सब मौका दे दिया, अब जो आपकी प्रॉपर्टी उसको हम क्या करेंगे, नीलाम करेंगे। तो ये छोटा सा प्रोसेस था, किस चीज के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए। क्लियर। चलिए अब हमने फेमा का जो है वो कौन सा राउंड, हमने प्रिलिमिनरी राउंड कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक सारे एस्पेक्ट क्या कर लिए, जमा कर लिए।